नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 455 की बात करते हैं। क्रम से पाठ आगे बढ़ता जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ज्ञान भी आगे बढ़ता जा रहा हो और पाठ को क्रम से पढ़ेंगे तो आप ज्योतिष अवश्य सीख पाएंगे। और आज बात होगी भावाश्रय फल के अंतर्गत मकर लग्न में राहु का। अब यहाँ हम लग्नानुसार भावाश्रय फल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसका लाभ क्या होगा? तो लाभ होगा कि कोई भी ग्रह किसी स्थान में है तो वो स्थिति के अनुसार और दृष्टि के अनुसार क्या क्या फल करता है ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अब हम हमेशा बोलते हैं कि लग्न क्या है और किस ग्रह की बात हम कर रहे हैं। तो लग्न देख लीजिए, लग्न मकर है और ग्रह कौन है? राहु है। अब राहु यहाँ न तो वर्तमान पत्रिका में किसी राशि का स्वामित्व उसको हासिल है और न ही कालपुरुष के पत्रिका में किसी राशि का स्वामित्व हासिल होता है। तो राहु स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और हम हमेशा कहते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए ये जहाँ काम करता है वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकता है, उसका पूर्ण फल करता है। तो सबसे पहले एक शब्द लिख लेना जरूरी है कि राहु को जाने कैसे। तो शनिवत राहु, शनि के समान राहु जो है वो फल करेगा। लेकिन शनि के समान हम उसको किसी भाव का स्वामित्व नहीं दे रहे हैं, तो उसके स्थिति और दृष्टि से हमको फल को समझना है। कालपुरुष के पत्रिका में ना तो किसी स्थान का स्वामित्व है, ना ही किसी भाव विशेष का कारकत्व है। फिक्स सिग्निफिकेटर जिसको कहते हैं, ये किसी भाव विशेष का कोई स्थिर कारक भी नहीं है। तो इसीलिए इसको स्थिति और दृष्टि के अनुसार देखा जाए और स्थिति और दृष्टि दोनों से, स्थिति से और दृष्टि इसी दोनों से रिजल्ट निकालना है हम लोगों को। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि राहु को केंद्र और त्रिकोण में योगकारी कहा गया, अर्थात केंद्र और त्रिकोण में यदि बैठते हैं तो अच्छे फल करते हैं। उसका कारण क्या है कि केंद्र के जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के वो फल जरूर करेंगे, त्रिकोण के जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के वो फल जरूर करेंगे। अगर छठे में बैठेंगे तो छठे का फल वो जरूर करेंगे। इसीलिए वो जिस भाव, जो भाव शुभ होगा उस भाव में बैठ करके वो शुभ परिणाम दे देगा और जो भाव अशुभ होगा उस भाव में बैठ करके वो अशुभ परिणाम दे देगा। तो राहु अन्य ग्रहों के अपेक्षा राहु अधिक स्थानों का फल करता है। वो कैसे? तो राहु जिस स्थान में स्थित होगा उसके दोनों राशियों का फल करेगा। अब मान लीजिए कि राहु लग्न में स्थित है तो राहु लग्न का भी फल करेगा और दूसरे स्थान का भी फल करेगा। ये विशेषता राहु में होता है कि वो लग्न का भी फल करता है और दूसरे स्थान का भी फल करता है अगर लग्न में स्थित है तो। अब ये दो स्थानों का फल करेगा और राहु गुरु की तरफ 3 स्थानों को देखता है, 5वां, 7वां और 9वां। तो ये 3 स्थानों का भी दृष्टि से फल करेगा। इसीलिए राहु 5 स्थानों का फल करता है। अन्य ग्रह जैसे शनि गुरु भी 4 ही स्थानों का फल करेंगे, लेकिन राहु 5 स्थानों का फल करता है। इसको इस तरह से समझने की जरूरत है। दृष्टियों में हमेशा अशुभता होती है, ये हम लोग मान करके चलेंगे कि दृष्टियों में अशुभता होती है। दृष्टियों को हम शुभ मान करके नहीं चलेंगे, चाहे वो केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, किसी भी स्थान में बैठा हो। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं कि राहु यदि यहाँ बैठा तो इसके कुछ अलग से काम करने की प्रवृत्ति होगी क्या? तो ये अलग से योजना बनाने का काम करता है, भ्रम और भय देने का काम करता है। तो राहु लग्न में बैठा है तो यहाँ पे जातक योजना बनाने में निपुण होगा, किसी भी कार्य को अपने योजनाओं से सफल करने में निपुण होगा। अगर लग्न से धन की भी बात होती है तो अपने योजनाओं से धन इकट्ठा करने में भी सक्षम होगा
ऐसा हम राहु के विषय में बोल सकते हैं। अब राहु धन स्थान का भी फल करेगा, तो स्थिति के अनुसार ये फल होता है, इसीलिए हम धन स्थान का भी फल अच्छा करेंगे, अर्थात अच्छे कुटुंब होंगे, कुटुंबों के साथ सामंजस्य अच्छा होगा, धनवान होंगे, वाणी के ऊपर भी इनका अपना प्रभाव होगा, अर्थात हमेशा लाभ के लिए लोभ सहित वाणी बोलेंगे। सामने वाले को पता भी चलेगा कि लोभ कारण इस प्रकार से बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। अब इनकी दृष्टि से ले लीजिए, पंचम स्थान को दृष्टि दे रहा है, तो हायर एजुकेशन में भी प्रॉब्लम, संतान होने में प्रॉब्लम, आपके बुद्धि विवेक में मंद गति से सोचने का समझने का कोई भी विषय मंद गति से सोच समझ सकते हैं, इसका यहाँ हम कह सकते हैं कि ये प्रभाव हो सकता है। अब सातवें स्थान को देखेगा तो सातवें स्थान से दाम्पत्य जीवन में समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि राहु सकारात्मक प्रभाव देता है, कि वो जिस स्थान में बैठता है उसका पॉजिटिव रिजल्ट करता है, ये हम लोग नहीं कहेंगे। और केतु जिस स्थान में बैठता है वो विरक्ति का अर्थात निगेटिव रिजल्ट करता है, ये भी नहीं कहेंगे। ना तो राहु आसक्ति का कारक है और ना ही केतु विरक्ति का कारक, क्योंकि राहु को विरक्ति का कारक एक मायने में कहा भी जा सकता, क्योंकि राहु शनिवत है, इसीलिए शनि जो है सेपरेटिव प्लैनेट्स होता है, सेपरेटिव इफेक्ट देता है, अलगावकारी ग्रह है, अलगावकारी परिणाम देता है, इसीलिए राहु भी अलगावकारी परिणाम देगा। तो इससे आसक्ति की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार अपने हिसाब से उनको जो समझ में आता है उसको बताने का प्रयास करते हैं, और इतने पोलाइटली प्रयास करते हैं कि आप उस विषय को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे पास हम कहते हैं कि हम पोलाइटली बोलें या ना बोलें, हम उस संदर्भ में बात करते हैं जो शास्त्रोनुकूल है। तो यहाँ हम राहु को विरक्ति का कारक मान सकते हैं, आसक्ति का कारक नहीं मानेंगे। तो सातवें स्थान को देखेगा तो सातवें स्थान से विरक्त करेगा। विरक्त करने का मतलब है पत्नी से हम थोड़े अलग थलग रहें, या पति से अलग थलग रहे, या सांसारिक सुख भोगों से दूर रहें, पार्टनर के साथ अच्छा नहीं बने, हम उसके साथ भी अपने योजना बना करके लगे रहें तो पार्टनर के साथ भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकें। दैनिक कर्मों में हमारा अनुशासन काम न करे, लड़ाई झगड़े से भी हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान से युद्ध आदि की भी बात होती है, लड़ाई झगड़े की भी बात होती है। तो चलिए, ये तो हो गया कि सातवें स्थान के ऊपर दृष्टि डालेगा तो क्या परिणाम। अब नवें स्थान के ऊपर दृष्टि डालेगा तो धार्मिक नहीं होगा। अगर धार्मिक होगा तो सिर्फ आडंबर करेगा। जैसे हमने तिलक लगा लिया, हमें कोई मंत्र आता है नहीं आता, हम पंडित दिखना चाहते हैं, हम पांडित्य को प्राप्त कर चुके हैं ऐसा दिखना चाहेंगे। पिता के साथ मतभेद होता है, धार्मिक यात्राएं कम होती हैं, जबकि भावार्थ रत्नाकर में दशम में राहु बैठा हो तो धर्म यात्रा, नवम में राहु बैठा हो तो पिता के साथ सब बहुत अच्छा सामंजस्य, ऐसा बताया जाता है। लेकिन यहाँ राहु की दृष्टि से हम लोग यही कहेंगे कि नवम स्थान से प्राप्त होने वाले फल उसमें कमी आएगी। तो इसीलिए सबसे पहले तो यही समझना है कि नवम स्थान का फल राहु यहाँ नुकसान पहुँचाएगा उसके फल में। अब राहु यदि दूसरे स्थान में स्थित हो तो क्या फल होगा। ये वाला हो गया, तो राहु यहाँ स्थित हो तो क्या फल करेगा। तो सबसे पहले अब राहु जिस स्थान में स्थित है उसका फल करेगा, और उस स्थान का क्या क्या फल है। उस स्थान से कुटुंबों की बात होती है, तो हमारे कुटुंब होंगे और हमारा सामंजस्य उसके साथ अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ राहु है, ये कुटुंबों के साथ सामंजस्य की बात करेगा। अब चूंकि ये शनि का घर है तो हम कह सकते हैं कि इसका घर है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरे स्थान से धन की बात होती है, तो यहाँ पर वो धन देने वाला होगा, वाणी की बात होगी, तो वाणी अच्छा करेगा। अब इसके साथ साथ ये लग्न का भी फल करेगा, तो सेहतवान होगा, सेहत अच्छी होगी। अब दृष्टि से फल जो होगा उन फलों में
हानि होगी। जैसे अब देख लीजिए कि यहाँ दृष्टि डाल रहा है तो रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे, और विशेष रूप से तब बढ़ेंगे जब राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो। तो कभी ऋण लेना पड़ जाए, कभी आपके शत्रु सक्रिय हो जाएं, कभी रोगों से आप परेशान रहें, अर्थात संघर्ष बना रहेगा। और संघर्ष करने के बाद संभव है कि सफल हो जाए, संघर्ष के बाद संभव है कि सफल हो जाए, क्योंकि राहु बहुत प्रभावी ग्रह होता है, बहुत अच्छे तरीके से प्रभाव डालता है जिस भाव में स्थित होता है और जिस भाव को देख रहा होता है। अब यहाँ से 7वीं दृष्टि से ये अष्टम स्थान को देखेंगे तो अष्टम स्थान का मतलब ये हो गया चोट चपेट दुर्घटना आदि से बचना है। शोध के कार्यों में, रिसर्च के कार्यों में मन नहीं लगेगा, और यदि आप जबरदस्ती मन लगाए हुए हैं तो आपका वो रिसर्च सफल नहीं होगा। दूसरा कहेंगे कि यदि आप धार्मिक हैं, मेडिटेशन आदि करना चाहते हैं तो आपका मेडिटेशन पूरा नहीं होगा, आप नहीं कर सकेंगे, लगातार आप किसी क्रिया को नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी समस्या राहु की दृष्टियों से अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि होगा तो पड़ेगा। अब ये छठे को भी देख रहा है और 8वें को भी देख रहा है, ऐसे में राहु की दशा है। आप किसी आचार्य के पास जाएंगे, वो आपको एक गोमेद पकड़ा देगा, ये गोमेद पहनिए, राहु ठीक रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि राहु एक तो मारक स्थान में बैठा है और दूसरे दुख स्थान और को एक्टिव कर रहा है, अर्थात छठे और 8वें को एक्टिव कर रहा है, तो ऐसे में इसका रत्न पहनने से बचना चाहिए। तीसरी दृष्टि, ये 9वीं दृष्टि से ये दशम स्थान को देख रहा है, तो दशम स्थान में भी हमेशा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की बात आएगी। सहकर्मियों के साथ बनेगा नहीं, अपने कार्य में मन लगाकर कार्य नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको हमेशा कार्य परिवर्तित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरे में राहु के स्थित होने का फल। अब तीसरे में राहु आता है तो ये तीसरे का फल करेगा। हमारा यही सबसे पहले यही कहना है कि राहु जिसमें बैठेगा उसका फल करेगा, और उसके बाद उस स्थान का फल करेगा जिस स्थान में उस ग्रह की दूसरी राशि हो। अर्थात यहाँ तीसरे के फल करते हुए ये 12वें का भी फल करेगा। तो इस विषय को समझना है। लोग प्रारंभ में कहते हैं कि राहु केतु को नहीं बताते, अब इतना राहु केतु को बता चुके हैं, उसके बाद भी प्रश्न आता है कि राहु अशुभ स्थानों में होगा तो अशुभ फल करेगा। ऐसा नहीं कहेंगे, अशुभ स्थानों में होगा तो शुभ फल करेगा, क्षमा चाहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। वो जिस स्थानों में होगा उस स्थान का फल कर देगा, और साथ में यहाँ का यदि स्वामित्व है तो इस स्थान का भी फल करेगा। तो अर्थात आप ये समझिए कि खेल कूद में रुचि होगी, कला के क्षेत्र में रुचि होगी, अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके लिए स्वतंत्रता है, आप जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपके छोटे भाई बहन होंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपका प्रेम भी हो सकता है। दूसरा कि आपके घर नौकर चाकर होंगे, नौकर चाकर के साथ आपका ट्यूनिंग ठीक हो, आप उसके साथ अच्छे व्यवहार के साथ रह रहे हों, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अब राहु की दृष्टि कहाँ आ रही है? सप्तम स्थान के ऊपर है, 5वीं दृष्टि। तो अब सप्तम स्थान से संबंधित फलों को तो हम अच्छा कह नहीं सकते। अब सप्तम दाम्पत्य सुख के लिए है, तो दाम्पत्य सुख में कमी होगी, और दाम्पत्य सुख के साथ साथ ये स्थान यात्रा की भी है, तो यात्रा में भी परेशानी हो सकती है। यात्रा के साथ साथ इस स्थान से हम दैनिक कर्म को देखते हैं कि हम आज मैंने क्या किया, तो ऐसे दैनिक कर्मों में अनुशासन नहीं रहेगा, अर्थात जो आज करना था आज के बगैर कल के ऊपर टालेंगे, और जो नहीं करना है उसको कर जाएंगे, ऐसे क्रियाओं को करेंगे यदि राहु की दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर है। तो राहु यदि नवम को देख रहा है तो पिता के साथ मतभेद हो, सामंजस्य न रहे, धर्म के क्षेत्र में रुचि न हो, धार्मिक ज्ञान का अभाव हो, धार्मिक यात्रा करने से परहेज करें, ये सब आप लोगों को समझने की जरूरत है। अब राहु यहाँ बैठ करके 11वें स्थान को भी देख रहा है 9वीं दृष्टि से, तो 11वें स्थान से क्या फल आएगा? तो यहाँ पदोन्नति की बात करते हैं, तो पदोन्नत होने में परेशानी, अर्थात प्रमोशंस मिलने वाला तो है लेकिन मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है और राहु के दृष्टियों से लाभ नहीं मिलेगा।
अब पदोन्नति के साथ किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी, जैसे होता है ना हर साल लोगों को इंक्रीमेंट मिलता है, तो यहाँ पे यदि आप सरकारी नौकरी में नहीं है, प्राइवेट में है, तो हो सकता है कि राहु की दशा जब चल रही हो तो इंक्रीमेंट आपको न मिले। अब यहाँ होने से बड़े भाई की बात करते हैं, तो बड़े भाई हो ना, अगर हो तो उनके साथ हमारा सामंजस्य अच्छा ना हो, ऐसा समझना चाहिए। एकादश से बॉस की भी बात करते हैं, हमारा जो सीनियर होगा, तो सीनियर के साथ हमारा ट्यूनिंग अच्छा ना हो, सीनियर के साथ हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहे हों, हमारे कार्यों को हमारा सीनियर सराहे ना, इसकी समस्या यहाँ तीसरे में बैठ करके राहु दे सकता है। अब राहु यदि चौथे स्थान में बैठा हो, अब आप समझिएगा कि राहु केंद्र में आ गया। अभी तक तो ये दूसरे तीसरे में था, तो तीसरे तीसरे में भी इसके फल को हमने बुरा नहीं कहा है। अब राहु यहाँ चौथे स्थान में आया, तो चौथे स्थान से माता का सुख, मातृभूमि का सुख, ये सब सुख जो है सो राहु देता है। तो आपके माता का सुख आपको प्राप्त होगा, मातृभूमि का सुख आपको प्राप्त होगा, भूमि भवन मकान आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे सुखों की कमी यहाँ राहु नहीं होने देगा। साथ ही हम हमेशा बताते हैं कि चतुर्थ स्थान में राहु हो, इसकी दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर भी जाती है और द्वादश स्थान के ऊपर भी जाती है। तो सुख प्राप्त होते हुए दुख कैसे मिल जाएगा ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए जब चतुर्थ में राहु हो, लोग कहते हैं कि अकेला है, जाता हुआ राहु कुछ गड़बड़ करके चला जाता है, जैसे शनि के लिए बोलते हैं। एक जगह प्रयोग किया गया तो उसको लोग हर जगह प्रयोग करना चाहते हैं। ऐसे संवाद से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ स्थित है, तो देखिए इसका भी फल करेगा और लाभ का भी फल करेगा, तो सुख और लाभ में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जब वो पांचवी दृष्टि से आठवें स्थान को और नौवीं दृष्टि से 12वें स्थान को देखेगा, तो 8वें और 12वें का भी फल करेगा। तो जब ये 8वें और 12वें का फल करेगा तो ये फल अच्छा नहीं होगा। अर्थात आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घर भी खरीदे हैं, वाहन भी खरीदे, लेकिन आपका एक्सीडेंट हो गया, चोट चपेट दुर्घटना लग जाए, अचानक से आपका खर्चा बढ़ जाए, तो व्यय स्थान को एक्टिव करने से खर्चा और व्यर्थ की परेशानियों की बात करेंगे। 8वें स्थान को एक्टिव होने से यहाँ पे हम हमेशा यही कहेंगे कि चोट चपेट आदि से बचने की जरूरत है, क्योंकि और ग्रह देगा नहीं देगा ये सवाल होता है, लेकिन राहु स्थित है तो वो जरूर देगा, ये कहना होता है। क्योंकि राहु हमने कहा कि उसको किसी स्थान का स्वामित्व तो प्राप्त नहीं है, किसी भाव का कारकत्व तो प्राप्त नहीं है, स्थिर कारक नहीं है, इसीलिए जिस स्थान में बैठता है और जिस स्थान को देखता है उसका फल निश्चित करता है। तो आप लोगों ने समझा होगा कि चतुर्थ स्थान तक हम इसको किस तरह से समझते हैं। आगे पंचम से आगे बढ़ेंगे। एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहते हैं कि यदि आप हमारे एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नामांकन शुरू हो गया है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके हमारे संवाद के नीचे आप देखते होंगे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, क्या नाम कहते हैं, ईमेल आईडी वगैरह चल रहा है, तो आप उस पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।